गुड मॉर्निंग। आज हमारी क्लास में हम कार्ल मार्क्स के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। कार्ल मार्क्स के मूलतः विचार किस भावना से प्रेरित हैं, इनको मैंने कुछ कथनों में समाहित किया है। कई बार परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स के महिलाओं के संदर्भ में क्या विचार थे, इस बिंदु को भी इसमें शामिल किया गया है। दूसरी चीज़, कार्ल मार्क्स वाले चैप्टर में वर्ग संघर्ष, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सब विस्तृत जानकारी के रूप में तो हम प्राप्त करते ही हैं, लेकिन कुछ कथनों के रूप में उनके जीवन की महत्वपूर्ण अचीवमेंट के रूप में यदि हम देखें तो कार्ल मार्क्स का जीवन एक कालजयी इतिहासकार के रूप में भी माना जाता है। आज की मेरी कक्षा इसी पर आधारित होगी। आप ध्यान से सुने और इन जानकारियों को अपने परीक्षा के उत्तर में समाहित करने का कार्य करें। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं, कार्ल मार्क्स के कार्यों विचार क्या थे। तो आपको मेथोडोलॉजी के आधार पर देखना होगा कि कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। हीगल जो महत्वपूर्ण भौतिकवादी परंपराओं का अध्ययन करने वाले विद्वान थे, उनसे मार्क्स ने बहुत सीखा। अब चूंकि उनकी हर बात को वो अपने अध्ययन में कॉपी कर देता, तो फिर ये कहीं ना कहीं दोषारोपण का शिकार होता कि इन्होंने तो हीगल को कॉपी किया। उन्होंने हीगल की वैचारिक आत्मा को स्वीकार किया, लेकिन अपने खुद के व्यक्तिगत विचारों को शामिल किया। फॉर एग्जाम्पल, हीगल पदार्थ की तुलना में विचार को महत्व देता था। हीगल तो कहता था कि विचार महत्वपूर्ण है। किसी भी वस्तु के निर्माण से पहले उसका मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बनता है, शब्दों के रूप में एक रेखांकन होता है चित्र के रूप में। उदाहरण के लिए अगर एक हम मिठाई का नाम लें, रसगुल्ला, तो रसगुल्ला प्लेट में रखा होगा, वो भौतिक स्वरूप है। हीगल या रसगुल्ले के स्वाद की परिकल्पना को महत्व देता है। विचार आया कि रसगुल्ला बनाना है, उसके बाद रसगुल्ले को एक भौतिक पदार्थ के रूप में स्थापित किया। मार्क्स के विचार थोड़े अलग हैं। वो कहता है नहीं, विचार तब तक नहीं आ सकता जब तक अपन उसका भौतिक सत्यापन ना करें। उन्होंने पदार्थ को महत्व दिया। हालांकि वो हीगल से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने हूबहू उसको कॉपी नहीं किया है। और हीगल के विचारात्मक व्यवस्था में जहाँ विचार को महत्व दिया गया है, उसके स्थान पर इन्होंने पदार्थ को महत्व दिया। यानी कार्ल मार्क्स होंगे तो इस रसगुल्ले के उदाहरण में रसगुल्ले को महत्व देंगे, ना कि रसगुल्ले के विचार को, उसके स्वाद के संदर्भ में आने वाली कल्पना को। कार्ल मार्क्स ने होली फैमिली नामक जो अपनी पुस्तक लिखी है, इनके मित्र एंजिन्स ने बहुत सहयोग किया। उसमें उन्होंने सर्वारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला है। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सर्वारा वर्ग कौन है। एक ऐसा वर्ग जो सदैव पूंजीवादी के शोषण का शिकार रहता है, जिसके पास अपना कुछ नहीं, केवल श्रम, और उस श्रम को बेचता है, और वो पूरी तरह आश्रित है पूंजीवादी व्यवस्था की नियम परंपराओं के अनुसार। पूंजीवाद के अंदर यदि उसकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा, तो वो दबे कुचले विचारों के साथ उसे स्वीकार करता रहेगा। अति होगी तो क्रांति के बारे में सोचेगा। सर्वारा वर्ग एक ऐसा वंचित वर्ग है जो पूंजीवाद की विचारधारा के विपरीत है। भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक व्याख्या को होली फैमिली में बताया था। मार्क्स ने अपनी जो पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र कहते हैं, उसमें पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कहना चाहते थे कि अमीर और गरीब की जो खाई है वो मिटनी चाहिए। इस खाई को मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी उन गरीब सर्वारा वर्ग के लोगों को, जिनको ये एहसास कराना होगा कि भाई आपके पास बहुत शक्ति है, आप किसी के अधीन नहीं रह सकते, आप अपना स्वयं का एक अलग, एक समानार्थी
एक उपक्रम तैयार कर सकते हैं और आपको मालिक की मर्जी के मुताबिक नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक जीवन जीने का अधिकार है। इसके लिए उसे सोचना पड़ेगा और इसी विचार को शामिल करते हुए उन्होंने घोषणा पत्र में इसको स्थान दिया। मार्क्स के अनुसार आज विश्व में अशांति और असंतोष जो हो रहा है उसका एकमात्र कारण है गरीबों एवं अमीरों के मध्य वर्ग संघर्ष। स्वार्थ के कारण, स्वार्थ टकराने के कारण जो दो बहुत बड़े वर्गों में एक खाई आ गई है, एक द्वंद्व की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, उस वर्ग संघर्ष से अशांति का माहौल बनता है। कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, दो राष्ट्रों के मध्य जो वर्गीय संरचनाएं हैं, पूंजीवाद में एक होड़ है, प्रतिस्पर्धा है, वो अशांति का कारण है। कोई बौद्धिक एकाधिकार करना चाहता है, कोई शस्त्रों के माध्यम से, हथियारों के माध्यम से विश्व पर अधिकार करना चाहता है, और कोई अपनी कॉर्पोरेट पॉलिसी के माध्यम से अधिकार करना चाहता है। इन सब अवधारणाओं में भी कहीं ना कहीं मार्क्स आज जिंदा है और इस वैचारिक अभिव्यक्ति में वर्ग संघर्ष अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मार्क्स के संदर्भ में कहा गया है कि उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए। उत्तराधिकार की प्रथा का सीधा सीधा आशय यहाँ पर यह होगा कि जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी बहुचर्चित ऋतिक रोशन अभिनीत एक मूवी आई थी जिसमें रियल स्टोरी थी कि बिहार के एक शिक्षक के द्वारा टॉप 30 बच्चों को तैयारी करवाई जाती थी और वो बढ़िया देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लेते थे। उसी थीम पर आधारित सुपर 30 एक मूवी है। उसमें एक डायलॉग था कि अब वो जमाना नहीं कि अब राजा का बेटा राजा बने और मजदूर का बेटा मजदूर बने। कहीं न कहीं इसके पीछे मार्क्सवादी विचारधारा का स्पष्टतः संदेश छिपा हुआ है। उत्तराधिकारी की प्रथा का मतलब यह है कि आप अयोग्य हैं, लेकिन आपके पिताजी एक बड़ा एम्पायर रखते हैं, साधनों पर अपना अधिकार रखते हैं, पिता के पास प्रचुर संपत्ति है, आप उसका उपभोग कर रहे हैं केवल इस आधार पर कि आप उनके पुत्र हैं। ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। आज की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में योग्यता का वर्णन होना चाहिए और ये सही भी है। मार्क्स इसके पक्षधर है। वो कहते हैं कि उत्तराधिकार कुछ नहीं है, आप में अगर कुछ कुव्वत है, आप कुछ कार्य कर सकते हैं, तो आप उस कार्य के आधार पर, क्षमता के आधार पर अपने आप को प्रूफ कीजिए। एक शायर अंदाज में कहा जाए तो इस हवा में वो ही दिया जिंदा रहेगा जिसमें दम होगा। यानी संघर्षों की, झंझावतों की जो हवा चल रही है उसमें वही दीपक प्रज्वलित रहता है जिसमें अपना खुद का वजूद होता है। तो आज का समय योग्यता का है। तो उत्तराधिकारी वाली प्रथा, राजा का बेटा राजा, ये नहीं चलेगी। आज जो योग्य है, सक्षम है, भले उसकी जाति कुछ हो, वर्ग कोई हो, चाहे वो सरवारा वर्ग का निकले, चाहे बुर्जुआ वर्ग का निकले, मार्क्स के विचार स्पष्ट हैं कि वो कहता है कि योग्यता का वर्णन होगा जिसमें योग्यता है, जिसमें कुव्वत है, जो किसी कार्य को कर सकता है, वो ही इस संघर्ष की दुनिया में अपना एक अलग वजूद, अपना एक स्थान बना पाएगा। मार्क्स का मत था कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए और यदि इससे बदलाव ना हो तो सशस्त्र क्रांति की जानी चाहिए। यह एक बहुत बड़े प्रश्न का जवाब मिल गया कि अक्सर लोग कार्ल मार्क्स को आलोचना का शिकार बनाते हैं कि ये हमेशा संघर्ष, रक्तपात, हिंसा की बात करता है। ऐसा नहीं है। उसने कहा कि पहला काम शांतिपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। अब विद्यार्थियों के मन में संशय उत्पन्न होगा कि शांतिपूर्ण क्रांति क्या है। उदाहरण के लिए, आप किसी अधिकारी के विचारों से सहमत नहीं है, इसका मतलब आप हड़ताल मत कीजिए, काम पर जाइए, मगर कार्य ना करें, बैठे रहें। पूछा जाए कि क्यों नहीं कर रहे, तो उसका जवाब है कि हम आपकी नियमावली के अनुसार कार्य नहीं कर सकते थे। या मैं महात्मा गांधी को कोटेट करूंगा। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह जो आंदोलन किया वो क्या है? शांतिपूर्ण क्रांति, सत्य के प्रति आग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बड़ी विनम्रता के साथ कार्य को मना करना। और उस सत्याग्रह के अंदर सविनय का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण क्रांति के संदर्भ में देखा जा सकता है। मार्क्स कहते हैं कि पहला विकल्प यदि आपका खराब हो गया, आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, आपकी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, आपको महत्वहीन माना जा रहा है, तो सीधा सा अर्थ है फिर हमको अपने शस्त्र उठाने के अलावा कोई विकल्प बचेगा नहीं। उसके बाद सशस्त्र क्रांति की जानी चाहिए। शायद
हम लोग अपना धैर्य खो चुके होते हैं और आज थोड़ी भी कोई बात होती है तो हम पहले सशस्त्र क्रांति को लाते हैं। आधुनिक राष्ट्र इसी प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। मार्क्स का विचार है वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना, ये इनका उद्देश्य है। वर्ग विहीन समाज, इसको यूटोपिया कहते हैं। यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा समाज जो वर्ग विहीन है, जिसमें सभी समान होंगे, कोई स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा, कोई अमीर गरीब का भेद नहीं होगा। इसमें व्यक्ति समान रूप से, जैसे जंगलों में जानवर एक साथ रहते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये सुपर है, ये इन्फीरियर है, सब अपने समान भाव में रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं। उसी प्रकार मानव की प्रजाति रहेगी। हालांकि व्यवहारिक आधार पर यह कठिन है और कहीं ना कहीं मार्क्स अपने विचारों में उलझे भी रहते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रूप से यदि हम इसकी सैद्धांतिक प्ररचना की व्याख्या करेंगे तो हमें यह समझना होगा कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का उद्देश्य रहा है। 1867 में मार्क्स ने अपना प्रथम विश्वविद्यालय अकादमिक ग्रंथ दास कैपिटल लिखा था, जो प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और दास कैपिटलों को तो यहाँ सर्वारा वर्ग या साम्यवादियों का बाइबल तक की उपमा दी गई है। मार्क्स का महिलाओं के संदर्भ में बड़ा स्पष्ट पक्ष है। वो महिलाओं के अधिकारों को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति जो इतिहास की थोड़ी भी जानकारी रखता है वह जानता है कि महान सामाजिक बदलाव बिना महिलाओं के उत्थान के असंभव है। अर्थात आदि दुनिया का सच जब हम सामने लाते हैं तो हर कोई पुरुष प्रधान समाज के अनुसार पुरुष की सत्ता को स्वीकार करने की बात करता है, लेकिन मार्क्स के विचार यहाँ स्पष्ट दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि आप कोई भी इतिहास उठा के देख लीजिए, किसी भी क्रांति का, किसी भी राष्ट्र का, महिलाओं के सहयोग बिना वो क्रांति सफल नहीं हुई है। जब तक आप महिलाओं का उत्थान नहीं करेंगे, उनके जीवन जीने के अधिकार को सुदृढ़ नहीं बनाएंगे, आप किसी भी प्रकार का सामाजिक बदलाव नहीं कर सकते। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को देखकर ही किसी समाज की सामाजिक प्रगति मापी जाती है। ह्यूमन इंडेक्स का कंसेप्ट यहाँ पर है कि किसी देश में जो ह्यूमन इंडेक्स बनते हैं, मानवीय सूचकांक, वह ये देखा जाता है कि वह महिला पुरुष के बीच में कितना अंतर है, महिलाओं का अधिकार है नहीं है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करें तो भारत भले ही शाइनिंग इंडिया के रथ पर सवार हो, मेक इन इंडिया के रथ पर सवार होकर अपने आप को टेक्नोलॉजी में डेवलप मान रहा हो, लेकिन इस कड़वे सत्य को, इस विश्व के घूंट को हमें पीना पड़ेगा। आज भी आधी आबादी की जो महिलाएं हैं, ये दुनिया है, ये त्रस्त है, कहीं ना कहीं अत्याचार से ग्रसित है, उसको अधिकार नहीं है। जहाँ लाभ होगा वह महिलाओं को आगे लाया जाएगा। और महिलाओं के शोषण की घटनाएं, उत्पीड़न की घटनाएं आए दिन समाचार पत्र, मीडिया हम सुनते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में थोड़े समय के लिए क्षणिक आक्रोश उत्पन्न होता है और बाद में हम भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारी स्थिति विश्व पटल पर धूमिल करता है। आज हम महिलाओं के अत्याचार के संदर्भ में चर्चा करें तो भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। ये वही भारत जहाँ पर कहा गया था कि देवता उस स्थान पर रमण करते हैं जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन आज इसका परिदृश्य बदल चुका है। आज हम भौतिकवाद की अंधी दौड़ में महिलाओं को एक ध्येय प्रदर्शन की वस्तु मानकर बैठे हैं। मार्क्स इसके जस्ट विपरीत हैं। वो कहते हैं उनको अधिकार देने चाहिए, उसके बिना किसी भी उत्थान के बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। मार्क्स ने विश्व को संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, उनका एक बहुत बड़ा कोटेशन है कि दुनिया के सारे मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों के। ये बहुत बड़ा प्रेरणास्पद इनका कथन है। इसके पीछे जो मंतव्य वो ये है कि मजदूर जब शोषित अवस्था में पूंजीपति के शोषण का शिकार होता रहता है, वो उसको अपनी नियति मान लेता है। उसको लगता है कि शोषण ही उसकी नियति है, उसका जन्म ईश्वर ने ऐसे घर में पैदा किया है कि उसे वहाँ मजदूरी करनी ही पड़ेगी, शोषित रहना ही पड़ेगा। मार्क्स कहते हैं खड़े हुई है, आप अपने बारे में सोचिए। आप एक होकर एकता के द्वारा एक अपने समूह का निर्माण कीजिए। ठीक है, आपको असफलता मिलेगी, कोशिश तो कीजिए, क्या पता आप सफल हो जाएं। और वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास है ही क्या जो तुम खोओगे।
तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय उन जंजीरों के जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन आपके पैरों में बेड़ियों के रूप में है। किस रूप में? आप निर्णय नहीं ले सकते, आप रोजगार का कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सकते, आप बुर्जुआ या पूंजीपति के साथ किसी प्रकार की होड़ में शामिल नहीं है। आपकी नियति में केवल क्या है? अपना श्रम बेचो, पारिश्रमिक मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, और अतिरिक्त मूल्य के रूप में आप पूंजीपतियों के खजानों को भर रहे हो। ये गलत है। दुनिया के मजदूरों को एक होकर संघर्ष होने की प्रेरणा जो दी गई है उसमें कार्ल मार्क्स का विशेष योगदान माना जाता है। उन्होंने एक ऐसे समतामूलक समाज की संकल्पना की है, एक हाइपोथेसिस लगाया है जिसमें स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, काले गोरे जैसे विभेद रहित समानता स्थापित हो सके, यानी इक्विटी की बात करते हैं, समतामूलक, सब कुछ समान। स्त्री के आधार पर किसी को लाभ नहीं, पुरुष के आधार पर लाभ नहीं, मानवीय बिंदु के रूप में सबको समान लाभ मिलेगा। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, चमड़ी के रंग के आधार पर कोई नीग्रो नहीं, कोई ऑस्ट्रेलियन नहीं, सब मानव है, जीवन है, और जीवित मानव की दशाओं में उसे क्या चाहिए? भोजन, पोषण, संवर्धन, वृद्धि। इस बात की जब पुष्टि होती है तो समानता की बात होगी। ऐसा संतमूलक समाज कहीं ना कहीं यूटोपिया के समकक्ष है। मार्क्स समाजवादी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र को महत्व देते थे। इनका तर्क था कि लोकतंत्र समाजवाद का रास्ता है, यानी जिसके अंदर जनता के लिए, जनता के द्वारा जो शासन संचालित होता है वो सबकी सुनेगा, सबके लिए कानून बनेंगे, सबके लिए नियम बनेंगे, और यही वास्तविक समाजवाद का रास्ता है। जितना ज़्यादा हम लोकतांत्रिक संवैधानिक होंगे उतना अधिक हम अपना स्वयं का कल्याण करेंगे, अपने समाज का करेंगे, अपने आसपास इर्द गिर्द वातावरण में सुख, समृद्धि, शांति का संवहन होगा। मार्क्स ने मानवता को धर्म के ऊपर रखा। मार्क्स धर्म की आलोचना भी करते हैं और वो कहते हैं ये अफीम के सदृश है। कई बार परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में भी विशेषकर पूछा जाता है कि ये कथन किसका है कि धर्म को अफीम किसने माना? मार्क्स इसका उत्तर होगा। कारण ये है कि जिस तरह अफीम का नशा करने के बाद व्यक्ति चेतना शून्य होकर निर्णय नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है, वैसे ही आप देख सकते हैं अगर किसी शिक्षित समाज में भी धर्म के नाम पर एक बवंडर चलता है, धर्म की व्याख्या कर दी जाती है, तो पढ़े लिखे लोग भी उस आडंबर में ग्रस्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हो जाते हैं और इस तरह व्यवहार करने लगते हैं जैसे उनकी सोचने समझने की शक्ति पर किसी ने पर्दा डाल दिया हो, वो एक नशे की स्थिति में है। इसको हम कई क्षेत्रों में देख सकते हैं कि जब कोई विकासपरक बात होती है धर्म आड़े आ जाता है, कोई नई प्रकार की योजना बनती है, धर्म, जिहाद, धार्मिक कट्टरवाद ये आ जाते हैं। ये कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यक्ति जैसे व्यवहार करने की प्रेरणा देते हैं जैसे वो नशे में कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में मार्क्स इसको प्रति अफीम की तुलना करते हुए कहता है कि धर्म एक अफीम के सदृश है और समाज में धर्म ने विभाजन ही किया है, समतामूलक समाज के विपरीत विचार रखे हैं। धर्म के नाम पर होने वाले झगड़ों में धर्म के स्थान पर मानवता को महत्व दिया जाना आवश्यक है और यही सर्वोपरि है। भाई जब खून का रंग एक है, व्यक्ति की कार्य व्यवहार, उसकी भूख एक है, तो फिर धर्म के नाम पर हम क्यों बंटवारा कर रहे हैं? मार्क्स इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कार्ल मार्क्स कौन है? नंबर 1, वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता, उसके संस्थापक, मजदूरों, किसानों, पीड़ितों के मसीहा कहे जाने वाले मार्क्स को दुनिया हमेशा याद रखेगी। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष, पूंजीवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद व सामाजिक परिवर्तन पर अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं जो आज भी वर्तमान समय में प्रासंगिक है। ना केवल प्रासंगिक है बल्कि नव मार्क्सवाद के रूप में नए विद्यार्थियों को शोध करने के लिए प्रेरणा देते हैं। मार्क्स के संदर्भ में जो ये व्याख्या की गई है इसमें हमें यह समझना होगा कि वर्ग एवं वर्ग संघर्ष के रूप में जो समाज को नया कंसेप्ट दिया, जो अवधारणात्मक सैद्धांतिक प्रेरणा दी, इसमें मार्क्स का विशेष योगदान माना जाता है। यहाँ मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, चूंकि समय कम है और परीक्षा नज़दीक है, तो आप अपने आप को इस तरह रणनीतिक रूप से तैयार करें
कईयों के मन में प्रश्न है कि बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे हल करने होंगे। इसका सीधा सा जवाब है, जैसी राज्य सरकार की गाइडलाइन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं और भाटी जी का, शिक्षा मंत्री जी का जो संदेश आया उसके अनुसार 1.5 घंटे का पेपर होगा। उसमें आप छोटे प्रश्न भी हल कर सकते हैं और बड़े भी कर सकते हैं। पहले 60% सिलेबस था, अब 50% रखा गया है, यानी आधा पेपर आपको करना है, कोई सेक्शन सिस्टम नहीं है। विद्यार्थी अधिक से अधिक वीडियो देखें और मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर या महिला महाविद्यालय के जो यूट्यूब ग्रुप बना है उस पर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी क्या समस्याएं हैं, आपको किन टॉपिक को पढ़ने में विशेष रुचि है, जिससे कि मेरा अगला वीडियो उसी पर आधारित हो। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में दुर्खीम, वेबर और डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास पर अपने व्यक्तित्व दूंगा। सभी विद्यार्थियों से पुनः निवेदन, आप इसे अध्ययन करें, समझें और आवश्यक हो तो नोट्स भी बनाएं, और कुछ आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो कृपया आप मार्गदर्शन करें, बताएं, जिससे कि मैं अपने वीडियो में गुणवत्ता डाल सकूं। धन्यवाद।